आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Can you see my screen and you can hear me clearly? Yes, sir. Okay. जी सर. Right. So today we are solving this another paper 2, 9618, paper 2 of Made 2. This one. And let's move on to the question number one, what it says. A programmer is testing a program using IDE. Programmer है जो IDE से टेस्ट कर रहा है. The programmer wants the program to stop when it reaches a specific instruction or a program statement. Program चाहता ही है कि जब एक खास जगह पे पहुंचे तो प्रोग्राम आपका रुके. In order to check the value assigned to a variable, ताकि जो वेरिएबल की वैल्यू असाइन हुई होती है वो आप चेक कर सकें. Give the technical term to stop the program. तो इसके लिए आपको बताया था कि जनाब ब्रेक पॉइंट एक चीज होती है. ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट है. और ब्रेक पॉइंट क्या चीज होती है अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद भी दिला देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ताकि आपको याद आ जाएगा. ये एक डीबगिंग टेक्निक थी. आईडी इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर को जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं. अब मैं चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा है बट आई एम नॉट श्योर कि मेरा प्रोग्राम जो है वो कौन कौन सी लाइन चला रहा है कौन सी नहीं. तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. इधर मैंने क्लिक कर दिया. इधर ये ग्रे बॉर्डर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. इसका मतलब मैं ये पॉइंट सेट कर रहा हूँ जहां पे मुझे एग्जीक्यूशन के दरमियान रुकना है. जब मैं रन करूं तो मेरा प्रोग्राम जब इस लाइन पे पहुंचे तो रुके. अब प्रोग्राम यहाँ स्टे करता है, यहाँ रुका है और इस वक्त तक मेरी स्क्रीन पे जो रिजल्ट आए वो मुझे यहाँ नजर आ रहे होते हैं. अभी तक स्क्रीन खाली है. इससे मैं कहता हूँ प्ले कंटिन्यू. जब मैंने कंटिन्यू किया अब यहाँ पर आ गया तो देखो एक्स के पास जैसे ही मैं कर्सर एक्स पे लेके जा रहा हूँ एक्स की वैल्यू दिखा रहा है 7. यहाँ वाई की वैल्यू अगर मुझे चेक करनी है तो मैं चेक कर सकता हूँ. एक्स की वैल्यू क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि क्या वैल्यू है. इस तरह आप आगे बढ़े, कंटिन्यू करें. इस वक्त टी की वैल्यू क्या आपको दिखाएगा 5 है, एक्स की वैल्यू 7 है और यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है वो 5 है. ये स्वैपिंग हो रही है और इस तरह मैं इसको आगे बढ़ाऊं और फिर से आगे बढ़ाऊं तो ये रुकते हुए आगे जा रहा है और मुझे जब ये लाइन चलेगी तो रिजल्ट आएगा और इस तरह से जनाब आपके प्रोग्राम जो आउटपुट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा. जैसे हमने प्रोग्राम को पास किया 5 और 7 तो इसने 7 और 5 कर दिया उसको. कैसे कि ये स्वैपिंग का प्रोग्राम था. 5 और 7 हमने यहाँ से पास किया. ये हमने कॉल किया प्रोसीजर को. 5 भेजा, 7 भेजा. 5 इधर आ गया था एक्स में, 7 इधर आ गया था वाई में और फिर ये स्वैपिंग हमने की है और उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग रिजल्ट से वो डिफरेंट हो गए. बिफोर स्वैपिंग तो ये 5 और 7 आ रहे हैं. अब ये मेरे ब्रेक पॉइंट है. इससे मुझे पता लगा कि मेरे प्रोग्राम की कौन सी लाइन चल रही है कौन सी नहीं चल रही है. जैसे कि ये एक प्रोसीजर है. अगर मुझे श्योर नहीं है कि भाई प्रोसीजर काम कर रहा है कि नहीं तो मैं यहाँ पर जाऊँ कंट्रोल डॉट राइट लाइन और इधर मैं एक मैसेज आउटपुट करवा दूं वर्किंग इनसाइड ए प्रोसीजर. तो जब ये मैसेज आएगा तो अंडरस्टूड है कि प्रोसीजर के अंदर काम कर रहा है. इसका मतलब ये हो गया, ये आ गया मैसेज वर्किंग इनसाइड ए प्रोसीजर. तो दैट मीन्स मेरा प्रोसीजर चल रहा है यहाँ तक जहां तक मैसेज आया है और उसके आगे भी चल रहा है अभी तो खैर. तो इस तरह अगर आपका कोई लूप हो तो उसमें भी आप ये डाल सकते हैं वर्किंग इनसाइड फॉर लूप, वर्किंग इनसाइड व्हाइल लूप. इस टेम्पररी मैसेज को आप क्या कहते हैं? मैंने बताया था इसको कहते हैं स्टब्स. ये आप अपने प्रोग्राम में जगह जगह लगा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि एक आउटपुट का मैसेज ही लगाएं. आप चाहें तो सेट ऑफ लाइंस यानी एक छोटी सी सब रूटीन भी आप लिख सकते हैं टेस्टिंग के लिए. तो इनको स्टब्स कहते हैं. तो स्टब्स का मतलब है टेम्पररी मैसेज और स्मॉल प्रोग्राम दैट इज रिटन somewhere in between to see your program is reaching till those points or not. और ब्रेक पॉइंट का मतलब है कि while execution it would stop at those points that you have marked. यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर. एक और चीज भी होती है कि अगर आपका प्रोग्राम जो है जनाब बहुत बड़ा सा, जैसे आपने कोई प्रोग्राम अगर लिखा है जब कोई काफी बड़ा सा आपने लूप लगाया है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं IS इंटीजर, उसके बाद मैं कहता हूँ फॉर i equals to 1 to 1000 या 10,000 और उसके बाद मैं इसमें वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ i की. तो मैं इसमें i लिख देता हूँ. प्रोसीजर हटा दिया मैंने. अब मैं रन करूँ तो मेरा प्रोग्राम तो बहुत देर तक चलेगा, मतलब और काफी सारे नंबर आउटपुट करेगा. मैं चाहता हूं जब मेरे प्रोग्राम पहुंचे लाइन जब इसकी वैल्यू आई की जब 50 हो तो रुके, 100 हो तो रुके, 200 हो तो रुके, 500 हो तो रुके. तो इस तरह ये एक अलग फीचर होता है, इसको कहते हैं ऐड वॉच.
एड वॉच, जो मैं यहाँ टेस्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ आपको। एड वॉच का फीचर मैंने आपको जब पढ़ाया था उस वक्त उस तरीके से दिखाया था। बस एड वॉच का मतलब होता है आप वेरिएबल पे वॉच सेट करते हैं, सेट वॉच ऑन अ वेरिएबल। एड वॉच का मतलब क्या है? सेट वॉचेस ऑन द वेरिएबल। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल reaches to the certain point, it would stop and display the content। तो वो आपको उसकी वैल्यू दिखाएगा, जब 50 होगी तो रुकेगा और वैल्यू दिखाएगा, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आगे चलेगा। इसको कहते हैं एड वॉच। ये साइड पे लिख लो कहीं, ये डिबगिंग टेक्निक में आता है एड वॉच। आपको खाली नाम भी आता है तो काफी है। यू कैन सेट एड वॉच। एड वॉच से आपको वेरिएबल के कंटेंट का पता लगता है कि जब 50 हो तो रुके, 100 हो तो रुके। तो आप वेरिएबल की बताते हैं कि जब वेरिएबल की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे तो आपका प्रोग्राम रुके। यहाँ तक बात समझ आ गई है बेटा? जी सर। जी सर। चलो जी सर। तो कितने डिबगिंग टेक्निक हमने देखे? ब्रेक पॉइंट, दूसरा कौन सा देखा? स्टॉप्स और एड वॉच। हाँ, वो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो यही लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये एक इसकी बात कर रहे हैं। प्रोग्रामर वांट्स टू स्टॉप व्हेन इट रीचेस अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जब एक खास इंस्ट्रक्शन पे पहुंचे तो रुके, तो इसका मतलब होता है ब्रेक पॉइंट। सही है। बाकी अगर आपसे पूछता डीबगिंग टेक्निक बताएं तो फिर आप वो लिख सकते थे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि आइडेंटिफायर टेबल। हमने स्टेजेस पढ़ी थी कि सबसे पहली स्टेज होती है एनालिसिस की, दूसरी होती है डिजाइन की, फिर होती है कोडिंग की, फिर होती है इम्प्लीमेंटेशन की। या उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते, टेस्टिंग लिखते हैं और मेंटेनेंस लिखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस से हटा दिया है। आपके पास ये सारी स्टेजेस हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो बताइए आइडेंटिफायर टेबल कौन से स्टेज पे बनता है? तो ये डिजाइन के स्टेज पे बनता है। सिंटेक्स एरर कब आता है? जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, कुछ लाइन आपने गलत लिख दी, गलती कर दी किसी कमांड के लिखने में, तो वो कोडिंग एरर होता है, सिंटेक्स एरर होता है। यानी स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल एरर को आप सिंटेक्स एरर कहते हैं। डेवलपर डिस्कसेस द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट विद द कस्टमर। जब आपको कोई कस्टमर बुलाता है और आपके साथ रिक्वायरमेंट अपनी डिस्कस करता है और आप उसके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो क्या चाहते हैं, कैसा सॉफ्टवेयर बनवाना है उनको, और उस सोल्यूशन के बारे में आप सोचते हैं, ये सारा काम आप एनालिसिस में करते हैं, जो कि पहली स्टेज होती है। उसके बाद ट्रेस टेबल, ये टेस्टिंग में बनता है क्योंकि इसका ताल्लुक टेस्टिंग से होता है। एक बच्चे ने इस तरह लिखा आंसर अपना, यहाँ पर इसको कर दिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 4, उसने तो ये नहीं लिखा उसने, तो ये फिर उसको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है यहाँ पर लाइफ साइकिल स्टेज, स्टेज का नाम लिखने को बोल रहे हैं। अब आपसे नंबर लिखने को नहीं बोल रहा, तो अब मेक श्योर करें कि आप नाम लिखें इसका। आगे बढ़ते हैं। एन आइडेंटिफायर इंक्लूड्स, आइडेंटिफायर का जो टेबल होता है, यानी जिसमें उस ऐसा टेबल जिसमें तमाम वेरिएबल के नाम होते हैं, फंक्शन के नाम होते हैं, प्रोसीजर के नाम होते हैं। Identifier table includes the name of identifier used. State 2 other pieces of information that the identifier should contain. Identifier table में और क्या चीजें होती है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें आइडेंटिफायर की डिक्शनरी होती है। मतलब उसकी टाइप क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, वो कितने मेमोरी कंज्यूम करेगा, वेरिएबल 2 बाइट लेगा या 4 बाइट लेगा या 8 बाइट लेगा। तो ये बातें यहाँ पर होनी है कि बताते हैं पर्पस, डिस्क्रिप्शन बताएं कि कौन सा वेरिएबल आपने क्यों डिफाइन किया अपने प्रोग्राम में, उसका रीजन बताएं, पर्पस बताएं, डेटा टाइप बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर एक एरे है तो उसके अंदर उसका साइज कितना है, कितनी बड़ी वो एरे है, कि 100 एलिमेंट्स की है या 1000 एलिमेंट की है, या फिर वो स्ट्रिंग एरे है या इंटीजर एरे है। और उसके बाद ये बताएं कि उसकी जो वैल्यू है कहीं कांस्टेंट तो नहीं है, क्या वो वेरिएबल है या वो कांस्टेंट है। और अगर वेरिएबल आपने किसी प्रोसीजर के अंदर, जैसे ये एक प्रोसीजर है, इसके अंदर डिक्लेयर किया है, तो वो सिर्फ यही चल सकता है, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। और जो आपने ऊपर जाके टॉप पे डिक्लेयर किया होता है प्रोग्राम के बिल्कुल ऊपर, तो वो कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कहीं पर भी एक्सेसिबल होते हैं, आप प्रोसीजर के अंदर चलाएं या प्रोसीजर के बाहर चलाएं, कहीं पर भी एक्सेसिबल होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी का मतलब होता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है where do you want to run that particular variable, उसकी लाइफ कितनी है, where that can be used. Just give me a minute, there is a call for me, hang on please.
हेलो, सॉरी बेटे, यहाँ तक समझ आ गया आपको स्कोप का क्या मतलब है? स्कोप का मतलब होता है लाइफ ऑफ अ वेरिएबल। लाइफ ऑफ अ वेरिएबल का मतलब होता है इज इट restricted to one function, one procedure only, or is it the variable will have a long life, meaning you can use it anywhere you like in the program? समझ आ गई आपको ये बात? जी सर। ओके, जी सर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है स्टेटस में यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स में ऐसा क्यों है? देखो, ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर आपसे बोलूं मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा इसका? 1 0 0, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। अगर तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसका आंसर लिखे तो आप लिख देते फॉल्स होता है इसका आंसर, सही है। लेकिन एग्जामिनर ने अभी यहाँ पे सवाल ये नहीं दिया कि इसको इवैल्यूएट करके आंसर लिखो। एग्जामिनर कह रहा है क्या ये सही है या गलत है? नहीं भाई, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। ओके, जब आप यहाँ पर आते हैं लेंथ पासवर्ड, अब आप भूल गए लेंथ क्या काम करता था सपोज, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जब भी ऐसा फंक्शन वाला सवाल आए तो आपको चाहिए सबसे पहले आप फौरन जाएं और आपके पास इंसर्ट पेपर वाले दिन होगा, आप इंसर्ट में आए और इंसर्ट में यहाँ आने के बाद चेक करें इसमें लेंथ का फंक्शन है। देखें ये रहा लेंथ का फंक्शन, और इसकी एग्जाम्पल पे आ जाए इधर, यानी और इसकी एग्जाम्पल में आके देखें ये क्या कर रहे हैं। लेंथ हैप्पी डेज, इसका जो आंसर आ रहा है वो 10 है। तो याद रहे कि ये 10 कोटेशन में नहीं है, कोटेशन में होता तो स्ट्रिंग होता। तो याद रहे कि ये फंक्शन प्रोड्यूस करता है रिजल्ट किस फॉर्म में? इंटीजर की फॉर्म। अब आपको समझ आ गया इंटीजर रिजल्ट होता है इसका, जाके चेक करें और देखें क्या प्रॉब्लम है। लेंथ ऑफ सर, पासवर्ड, वो स्ट्रिंग है 10। यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। क्या पासवर्ड की लेंथ 10 से कम है? तो ये जो 10 है ना, अगर ये 10 इस तरह लिखता तो चलता, मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि आपको इसको ठीक नहीं करना, करेक्शन नहीं बतानी है। अगर करेक्शन का बोलता तो हम इसको कोटेशन आगे लिख देते। ये बोल रहा है एरर पकड़ो, एरर क्या है? तो एरर में आपने बताना है कि द प्रॉब्लम इज दिस quotation mark is written with the 10, that is wrong. Why? Because length would accept or would produce numerical results. So इसको it has to be compared through an integer, not with a string. So 10 shouldn't be a string. This 10 has to be a number, integer. बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। ओके, आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है कोड एलकेस इलेक्ट्रिकल। अब ये एलकेस और एलकेस मानो हम फिर भूल गए कि क्या करता था एलकेस, हमें याद नहीं है। तो अब चलते हैं एलकेस पे और देखते हैं। तो एलकेस में यहाँ पर था डब्ल्यू को छोटा कर देगा और ये क्या करता है, यहाँ कह रहा है रिटर्न करेक्टर, यानी करेक्टर रिटर्न कर रहा है, आंसर देगा। कैसे? रिप्रेजेंटिंग अ लोअर केस। तो इसका मतलब है रिटर्न द करेक्टर। ये एक सिंगल करेक्टर की बात कर रहा है कि इसको आप एक करेक्टर अगर देंगे तो ये एक करेक्टर को कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल बना देगा। ये वर्ड के लिए नहीं है, पूरे वर्ड के लिए नहीं है, पूरे स्ट्रिंग के लिए नहीं है। अगर पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो दूसरा फंक्शन है टू लोअर। टू लोअर में आप स्ट्रिंग देते हैं, जैसे जिम 803, तो इसने जिम को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल में। तो वर्ड के लिए ये होता है टू लोअर, और सिंगल लेटर के लिए होता है एल केस। याद रखो, एग्जामिनर इस तरह भी दे सकता है तुम्हें एल केस, तो आपने देखना होता है बिल्कुल ऐसा ही लिखा होना चाहिए जैसा ये लिखा है। जब आप उसको कहेंगे ठीक है, अगर अंडरस्कोर हो या जगह छोड़ी हुई एग्जामिनर ने तो वो गलत तस्वुर किया जाएगा। लेट्स गो बैक एंड चेक वेयर द प्रॉब्लम वाज। यहाँ पर आ जाते हैं और चेक करते हैं कि एल केस इलेक्ट्रिकल। तो एल केस का इलेक्ट्रिकल खाली ई लिखना चाहिए था, ये इसने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इट वाज सपोज्ड टू बी, प्रॉब्लम क्या है, इट वाज सपोज्ड टू बी अ कैरेक्टर नॉट अ स्ट्रिंग। सो पैरामीटर मस्ट बी आ, दिस पैरामीटर मस्ट बी आ कैरेक्टर। पैरामीटर कहते हैं जो अंदर लिखा होता है उसको। तो पैरामीटर 4 होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए था। ये बात समझ आ गई? जी सर। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद रिजल्ट इज नम -27.3। अब इस नम का पता होना चाहिए ये क्या करता है। फिर आप वापस जाइए और फिर आप जाके चेक करें। फिर ये इस नम है और इस नम के अंदर यहाँ पर देखें स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ये स्ट्रिंग होना चाहिए। इस नम 12.36 स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। अगर तो मैं यहाँ पर ABCD लिख देता है स्ट्रिंग में, इसका काम सिर्फ इतना होता है, ये देखेगा पैरामीटर क्या इस पैरामीटर के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या नंबर है या नहीं है, ये इसका काम है।
अगर एबीसी होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन अगर आपने इस तरह लिखा है -12.36 और स्ट्रिंग में कोटेशन में होना मस्ट है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये स्ट्रिंग को फाइंड करता है, चेक करता है कि उसमें नंबर है या नहीं है, ये इसका काम है। कह रहा है रिटर्न द वैल्यू ट्रू इफ दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स द वैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ये बता देगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, क्या गलती है चेक करें। सर वो स्ट्रिंग में वो नहीं इसने लगा। कोटेशन नहीं लगाए। अगर कोटेशन लगाता तो ठीक हो जाता। हमें इसको ठीक नहीं करना, हमें बताना है गलती क्या है, गलती बताएं। तो पैरामीटर मस्ट बी अ स्ट्रिंग, कैनॉट बी अ नंबर, कैनॉट बी एन इंटीजर। अब पता है क्या, बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या करी पेपर में, उन्होंने रीजंस तो लिखे नहीं। हर बच्चा इसको बता रहा है ठीक कैसे करेंगे। मेजोरिटी ने तो इसको कहा कि भाई इसमें एरर है, इन्होंने एरर लिख दिया इसमें। ये गलती कॉमन गलती थी। और यहाँ पे बच्चों ने इसको ठीक करके लिख दिया, इसको ठीक करके लिखा, यहाँ पे दोबारा से ये लाइन लिख दी। तो एग्जामिनर को करेक्शन नहीं चाहिए थी। एग्जामिनर यहाँ पे अगर लिखता करेक्शन तो आप करेक्शन एडवाइस करें, लेकिन अगर उसने मांगा है एरर तो आप एरर बताएं, क्या एरर, एरर फाइंड करें। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। एहसन साहब की आवाज नहीं आ रही है मुझे। एहसन जी साहब, सर। ओके, बताते रहे यार ताकि पता लगे हाँ समझ आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब एल्गोरिथम में। इनपुट करेंगे इंटीजर वैल्यू, जंप करेंगे स्टेप नंबर 6 पे। अगर तो वैल्यू लेस देन 0 है, सबसे पहले ये वाला काम देख लेते हैं। डायरेक्ट हम जंप करेंगे स्टेप नंबर 6 पे। अगर तो वैल्यू 0 हुई, 0 से कम हुई, लेस देन 0 हुई, तो यहाँ पर आए, स्टार्ट किया, काउंट की वैल्यू 0 करी है, उसके बाद इनपुट किया नेक्स्ट नंबर। इनपुट करने के बाद चेक किया, अगर ये लेस देन 0 है जो आपने इनपुट किया, अगर वो लेस देन 0 है तो सीधा नीचे जाएगा स्टेप 6 पर। स्टेप 6 के स्टेप 6 ये आउटपुट करे वैल्यू ऑफ काउंट विद सुटेबल मैसेज। एक मैसेज के साथ आउटपुट कर रहा है वैल्यू ऑफ काउंट, काउंट को आउटपुट कर रहा है क्योंकि यहाँ कॉन्केटेनेशन हो रही है इसलिए एंड लगा हुआ है। कॉमा लगा सकते थे तो फिर आपको num to str लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर कॉमा लगा होता तो। अगर कॉमा लगा होता तो num to str लिखने की जरूरत नहीं होती, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर साथ लिख सकते हैं आप। लेकिन जब आप दो चीजों को ज्वाइन करते हैं, दो स्ट्रिंग को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप एंड लगाते हैं। तो दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। आंसर इज ये भी स्ट्रिंग है और काउंट ये स्ट्रिंग नहीं था, ये इंटीजर था, तो इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा नंबर 2 स्ट्रिंग के फंक्शन से। अच्छा जी, ये तो ये हो गया कि अगर लेस देन 0 है। अब अगर लेस देन 0 नहीं है, अगर लेस देन 0 है तो ये यहाँ आ गया जंप करके, और नहीं है तो क्या करेगा, नहीं है तो ये वाले काम करते हैं 3 4 5। 3 4 5 में क्या है, वो कह रहा है कॉल करो इस प्राइम को यूजिंग एन इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर। तो ये इसने कॉल किया इस प्राइम को। इसके लिए याद रखें कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी फंक्शन हो, तो ये वाला आप बनाएंगे सिंबल। ये वाला सिंबल बनता है जिसमें साइड पे लाइन होती है, किसके लिए, ये बनता है प्रोसीजर और फंक्शंस के लिए। उसको असाइन भी करना है क्योंकि अब ये फंक्शन है या प्रोसीजर है, ये क्या है? बताइए प्रोसीजर है, प्रोसीजर हुआ जी। सर, ये प्रोसीजर। प्रोसीजर हुआ। बेटा अगर ये प्रोसीजर होता फंक्शन ना, है ना देखो सर, तो यहाँ फंक्शन है तो ये। इसको इसको यहाँ करते कॉल और लिखते इस प्राइम, ये भी ये नहीं लिखा होता, फिर कॉल लिखा होता, कॉल से पकड़ा जाता। फिर वैसे कॉल लिखना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ लिखा होता है इस प्राइम नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट के अंदर। लेकिन जब भी फंक्शन होता है, तो मैंने आपको फंक्शन पढ़ाते वक्त बताया था, याद रखो जब भी फंक्शन होता है, अगर फंक्शन है एस प्राइम नेक्स्ट नाम और ये फंक्शन है, तो लाजमी है कि आप इसके लेफ्ट पे लिखें या तो आउटपुट, या तो आउटपुट लिखें या फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल दें जैसे रिजल्ट एरो। अगर तो ये फंक्शन है, इफ इट इज अ फंक्शन, how you call it, call the function। लेकिन अगर तो ये होता प्रोसीजर,
तो कैसे कॉल करते हैं? तो दो तरीके हैं इसके, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 आप इस तरह लिख सकते हैं सिर्फ। मेथड 2 आप इसको कॉल के साथ लिखें। वैसे एएस के पेपर में तो कॉल के साथ होता है, A2 का अगर पेपर होता है तो उसका एस प्राइम लिखा होता है जगह जगह पर। सही है। अब ये मेरा आपसे सवाल है कि यार ये फंक्शन के लेफ्ट पे आउटपुट क्यों लिख रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे वेरिएबल क्यों लिख रहे हैं? दो मेथड है ये भी, मेथड 1, मेथड 2। जी, लेफ्ट पे क्यों आउटपुट लिखना जरूरी है बताइए? क्योंकि सर फंक्शन जो है वो क्या नाम है, प्रोसीजर जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, प्रोसीजर तो कुछ रिटर्न नहीं करता, फंक्शन जो है हमेशा रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करेगा तो वो आउटपुट करेगा, या जो वो रिटर्न कर रहा है, जैसे आपने बोला दो नंबर को टोटल करो, ऐसा फंक्शन बनाया तो टोटल को स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो या तो रिजल्ट स्टोर करना पड़ेगा या फिर उसको आउटपुट कराना पड़ेगा। अब ये बात सबके समझ आ गई है? जी सर। ये तो देखो ये बड़ी कॉमन सी बात है, आपको याद रहना चाहिए कि एक प्रोसीजर कभी रिटर्न नहीं करता है डेटा और फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे देता हूं so that in future you can write it and you can memorize it. तो भाई ये वाला स्टेप था, इसने कहा कि फंक्शन आप कॉल करें, ये फंक्शन कॉल हो गया, फिर कह रहा है कीप अ काउंट टू द नंबर ऑफ टाइम फंक्शन इज प्राइम रिटर्न्स ट्रू, और काउंट करना है और बताना है कितनी दफा ये फंक्शन कॉल हुआ है। अगर तो आंसर ट्रू हो जाने पर काउंटिंग करनी है, काउंटिंग करके वापस ऊपर जाएगा, दोबारा काम को वहीं से कंटिन्यू, वरना डायरेक्ट यहीं से कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके एंड होने की तो सिर्फ एक ही वजह थी, एंड कब होगा वो इसने यहाँ बताया, एंड कब होगा ये एंडिंग के लिए है कि जंप करे वैल्यू लेस देन 0 तो आउटपुट करे, एक मैसेज दे दे, बात खत्म। वरना तो वो कह रहा है ये वाले चलाते रहो स्टेप, जब ये चलाओगे तो कॉल करोगे तो पैरामीटर के साथ करोगे, इसका रिजल्ट भी स्टोर करोगे क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसमें काउंटिंग भी करनी है, ट्रू होने पर काउंटिंग करनी है, वरना अगर फॉल्स है तो क्या करे, ट्रू होने पे काउंटिंग करनी है और फिर क्या करना है, नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो रिपीट करेगा स्टेप 1, दोबारा स्टेप 1 पे वापस। अब दो काम करके आएगा स्टेप 1, या तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो भी नीचे आएगा, और ट्रू नहीं हुआ, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो भी इसे नीचे ही आना है फॉल्स की सूरत। तो इसलिए दो तरह से ऊपर जा रहा है, देखो ये नो होने पे भी ऊपर जा रहा है और यस होने पे काउंट करता हुआ ऊपर जा रहा है। यस होने पे काउंटिंग करनी है, नो होने पे विदाउट काउंटिंग ऊपर जा रहा है। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मैं जरा इसका 22 का पेपर 2 ब्लैंक भी खोल लेता हूँ, या चलो ब्लैंक ना भी खोलो तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से अनसॉल्व भैया, अभी अनसॉल्व है। ये एग्जामिनर ने दिया था भैया। अब ये कह रहा है कि एडिशनल मॉड्यूल हेड repeatedly calls 3 of the module in sequence। वो repeatedly कॉल कर रहे हैं 3 मॉड्यूल को, हेड का मॉड्यूल। अब वो कौन से मॉड्यूल है? मॉड्यूल ए जो है वो repeatedly कॉल कर रहा है 3 मॉड्यूल को, वो कौन से मॉड्यूल है कैसे पता लगेगा? यहाँ पर ए तो इसने खुद बता दिया है, मॉड्यूल ए ये हेड मॉड्यूल हो गया, आपने लिख दिया इधर हेड। अब ये कॉल कर रहे हैं कितने मॉड्यूल? 3 मॉड्यूल। अब उन 3 मॉड्यूल में आपने देखना है, यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट है, ये लगा हुआ है बूलियन।
और बूलियन वापस जा रहा है, इसका मतलब रिटर्न हो रहा है। तो बूलियन कहाँ रिटर्न हो रहा है? बूलियन यहाँ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न्स बूलियन। ये कौन सा मॉड्यूल हुआ? मॉड्यूल वी। तो ये मॉड्यूल वी हो गया, तो मैं इसको वी कर दूं। इसके बाद यहां पर एक अलग चीज नजर आ रही है, डबल एरो। डबल एरो मैंने बताया था बायरेफ में होता है, जहां बायरेफ हो। डबल एरो मैंने बताया था प्रोसीजर में इस्तेमाल होता है, जहां प्रोसीजर हो। आप ऊपर जाएं और चेक करें प्रोसीजर कहाँ है। ये तीनों प्रोसीजर हैं। इसमें बायरेफ किस में है? बायरेफ इन सब में तो नहीं है, बायरेफ सिर्फ एक में है, वो इसमें है। तो ये कौन सा हो गया? ये मॉड्यूल एक्स हो गया। तो आपने मॉड्यूल एक्स यहाँ पे कर लेना। बी में क्या है? अब बी में सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट हो रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो ये सिंगल इनपुट हो रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, ये मॉड्यूल डब्ल्यू हो गया। तो डब्ल्यू एक्स एंड वी, डब्ल्यू एक्स एंड वी ये हो गया। तो डब्ल्यू एक्स एंड वी ये हो जाने के बाद इस कमांड के अंदर यहां पर मैं तो आपको डिटेल में लेके चला गया, असल में इतनी बात भी नहीं करनी। आपको बताना है हेड जो है वो रेपिटेडली कॉल कर रहा है बाकी के तीनों मॉड्यूल को, तो आपने ये एरो दिखाना था। इसका मतलब है कि जो लाइनें इसके अंदर आ रही हैं वो तीनों लाइंस बार बार कॉल होंगी, ये तीनों मॉड्यूल बार बार कॉल होंगे। और ये जो डी वाला है जिसमें एक बूलियन हमने चेक किया था, उसमें एक चीज मिसिंग है। बूलियन तो है मगर इसमें पैरामीटर भी है s2 इंटीजर, तो वो पैरामीटर मेंशन नहीं किया था, तो आपको मेंशन करना था यहाँ पे। उसके बाद अब कितने हो गए? बी सी डी हो गए, 3 मॉड्यूल तो हो गए, ये 3 मॉड्यूल हो गए जनाब, इनका काम खत्म। अब बचा वाई और डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू में जब नीचे आ जाए तो नीचे आ जाए तो एक में रिटर्न दिखा रहा है एग्जामिनर, ये एग्जामिनर ने दिखाया था। एक में रिटर्न हो रहा है और एक में रिटर्न नहीं हो रहा। तो जो रिटर्न वाला एग्जामिनर आपको बता रहा है, क्योंकि अब हमारे पास 2 बचे हैं, एक में रिटर्न हो रहा है और एक में नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा। तो जो रिटर्न वाला है जेड, वो ये वाला हो जाएगा, रिटर्न वाला जेड हो गया ये। तो जेड में खाली रिटर्न तो नहीं हो रहा था, अगर ऊपर जाके आप चेक करें, जहां रिटर्न हो रहा है वहां एक इनपुट भी है और इनपुट उसमें मिसिंग था। तो यहां पर आपको इसका इनपुट भी डालना पड़ेगा। बात समझ आ गई कैसे पकड़ना है? जी सर। जी सर। अब जो बाकी बचा वो कौन सा था? वो ये बचा, इसमें 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट है तो 2 इनपुट पैरामीटर इधर आ जाएंगे। आगे जाके आपसे पूछ रहे हैं इनके नाम बताओ। तो जब आप पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे थे, जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा था, तो नाम का खुद पता लग जाएगा आपको कि मॉड्यूल ए तो हेड हो गया। हेड ने कॉल किया किसको? डब्ल्यू एक्स और वी को, बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वी, डब्ल्यू एक्स और वी को कॉल किया इसने। तो आपको ऐसे मॉड्यूल बताने, तो अगर आप पहले से ही प्रॉपर सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ई और एफ क्या हो गए? जेड वाई, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया। तो आप ऊपर से ही सॉल्व करते हुए आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा दोबारा जाके देखो, डब्ल्यू में एक इनपुट है, चेक करो जाके, डब्ल्यू में एक ही इनपुट है, आउटपुट कुछ नहीं है, ठीक है। सी में आपके पास बायरेफ होना चाहिए, बायरेफ, ये वाला बायरेफ, और इसमें 2 इनपुट हो रहे हैं। बायरेफ वाला एक ही था, 2 इनपुट, एक ये और एक ये बायरेफ के साथ, तो ये एक्स हो गया। उसके बाद डी मैंने बताया, इसमें बूलियन रिटर्न हो रहा है, बूलियन रिटर्न हो रहा है, उसमें एक इनपुट भी होना चाहिए। डी ऊपर जाओ, बूलियन रिटर्न वाला ये था और इसमें एक इनपुट भी है, जो मिसिंग था हमने लिख दिया, वो ये हो गया। जब हम यहाँ पर आए तो हमने बताया कि एक रिटर्न हो रहा है और एक इनपुट भी है। तो रिटर्न और इनपुट, अब ये वाला बचा था, ये 2 चीजें बची थी, इन 2 में रिटर्न वाला ये था और उसमें एक इनपुट भी था, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया। और ये कौन सा था? ये था मॉड्यूल जेड, तो ये जेड हो गया। जो बच गया वो वाई था, वो ऊपर वाला था, उसमें क्या था? सिर्फ 2 इनपुट थे वाई वाले में। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जब यहां से आगे चलते हैं तो कहता है चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन, जैसे मैं आपसे कहूं कि यार एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना दो, तो ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो है हमें बनाना है, तो ये हमारा मेन मॉड्यूल हो गया। अब एक बंदा वो है जो इतना सुन के प्रोग्राम लिखना शुरू कर दे,
वो काफी नहीं है, वो अच्छी प्रोग्रामिंग मेथड नहीं है। जो बेटर प्रोग्रामिंग मेथड है वो क्या है कि हम इसको डिवाइड करें, भाई कैसा कैलकुलेटर बनाना है, तो आपने बताया कि जी डिनेरी बनाना है, और कुछ फीचर चाहिए इसमें, आपने बताया हाँ जी इसके अंदर हमें बाइनरी कैलकुलेशन भी करनी है, और कोई फीचर चाहिए इसमें, हाँ जी इसमें हमें हेक्सा कैलकुलेशन भी करनी है। तो इसका मतलब है आपने एलोबरेट कर दिया और डिटेल बता दी उसकी। डीकॉम्पोजिशन से आप क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ देते हैं पार्ट्स में, यानी ये कॉम्प्लेक्स थी, जब ये कॉम्प्लेक्स थी आपने तोड़ा। इसको एक और तरह से भी देखते हैं, आपने बोला कि जी आपको प्लस करना है, आपने इसको तोड़ दिया कि जी माइनस वाला फीचर चाहिए, आपने इसको तोड़ा जी डिवाइड वाला फीचर चाहिए, आपने इसको तोड़ा जी मल्टीप्लाई वाला फीचर भी चाहिए। तो जब आप ऐसे तोड़ देते हैं तो आपको समझना आसान हो जाता है कि क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या मॉड्यूल होने चाहिए। तो पहले आपने मिस्टर एक्स को हायर किया और उनको बोला यार तुम ये वाला मॉड्यूल लिखो, मिस्टर वाई को आपने कहा कि तुम दूसरा मॉड्यूल लिखो, मिस्टर जेड को आपने कहा कि तुम दूसरा मॉड्यूल लिखो, मिस्टर ए को आपने कहा आप ये मॉड्यूल लिखें, और आखिर में ये लीडर होगा जो भी टीम का, वो सारों को कलेक्ट करेगा और सबको जोड़ेगा, तो मेन मॉड्यूल बन जाएगा आपका ये हेड मॉड्यूल होगा। अब मैं बोलूं ये रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे कर देंगे। इसमें एक और चीज भी होती है, अगर तो हमारे पास इस तरह के मॉड्यूल होते हैं, अब ये दो मॉड्यूल है हमारे पास, और मैं बोलूं दोनों में चॉइस रखनी है मुझे, दोनों में से कोई एक चलाना है, तो उसके लिए ये वाला सिंबल लगता है, ये दोनों में से एक चलाने के लिए होता है। सही है। अब यहां पर वो कह रहा है जब आप इस प्रोसेस को जब आप तोड़ते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को जब आप स्मॉल प्रोग्राम में तोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन का फायदा क्या है, आपकी एक अगर सिंगल प्रोग्राम होता तो बहुत बड़ा हो जाता, आप उसको तोड़ते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है, यानी नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती है। अब सोचो कि 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखना और उसको पढ़ना समझना और उसको चेंज करना और उसके अंदर तब्दीली यानी डीबगिंग करना है, उसमें से एरर निकालना, ये आसान होगा, या 10 लाइंस के प्रोग्राम में सब कुछ करना आसान होगा। इट वुड बी इजियर फॉर यू टू डील विद अ स्मॉलर प्रोग्राम देन अ बिगर प्रोग्राम। तो आपके लिए छोटा प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना, कोड करना, डीबग करना, इंप्लीमेंट करना आसान होगा। ठीक है, इजियर का वर्ड लिखना पेपर में, इजी नहीं लिखना, easier to code, easier to debug, maintain, easier to test and debug, ये आप लिख सकते हैं। अब इसने मांगे थे आपसे क्या बेनिफिट्स बताओ, और दूसरे बेनिफिट ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। यू कैन मेक मेनी पीपल रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द टास्क, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टास्क डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जो ज्यादा तजुर्बेकार है उसको मुश्किल काम दो, जो जूनियर है उसको आसान काम दो। The task can be distributed according to the skills and experiences of the people. And जब बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, when many people work together, they would take less time. हाँ, बस इसमें एक अब अगर बोलूं प्रॉब्लम डिस्कस करने में ये है कि इसमें से मिस्टर एक्स बहुत लेजी है और इसने अपना काम अभी शुरू ही नहीं किया है, काम ही पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, बाकी के लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, और इसने अपने लीडर को भी नहीं बताया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो अच्छी, इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम, कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तनख्वाह इसको पूरी मिल रही है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, प्लस ये कि जो कस्टमर को बना के देना था उसमें डिले आ जाएगा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं होगी, जो कि नाराजगी का बाइस बनेगी कस्टमर की, और फिर आगे कस्टमर आपको पे बैक नहीं करेगा, या रिमेनिंग अमाउंट अगर रह गया था तो कस्टमर आपको देगा नहीं, क्योंकि आपने डिले, हो सकता है वो आपको पेनलाइज करे, आपको उसका जो है वो पेनल्टी देनी पड़ जाए कस्टमर को, क्योंकि हो सकता है उनके काम बंद किए हो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में, सिर्फ आपकी वजह से कि आप प्रोडक्ट ला के देंगे तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपके यहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। सो ये अनएथिकल है। एथिक्स के चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया जा सकता है। ये अनएथिकल बिहेवियर है किसका, मिस्टर एक्स का। Why? Because he is not informing his leader.
He's not keeping him up to date about the progress of the project. And when project is not done timely, it's not completed on time, so this would create delays in the project delivery, and that would create a very bad impression in the market, and your goodwill is going to be affected. यहाँ तक बात समझ आई है? जी सर। जी सर। जी सर। भाई अभी एथिक्स की बात नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ आपसे जितना सवाल कर रहा है उसका जवाब आपने लिखना है, इतनी सारी बातों में से जो मैंने आपको पूरी रिवाइज की है। मुझे पास पेपर सॉल्व करवाने में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि मैं सारी चीजों की डिटेल डिस्कस कर रहा होता हूँ, आपका रिवीजन साथ साथ करवा रहा होता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि वर्कशॉप कर लेते हैं 3 घंटे की या 3 दिन की या 4 दिन की, वो नहीं हो सकता है, वो बेवकूफ बनाते हैं। ये इतना बड़ा सिलेबस है, यू हैव टू गो ग्रेजुअली एंड स्लोली। एनीवेज, डीकॉम्पोजिशन भी जब आप करते हैं तो ब्रेक डाउन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, उसके बेनिफिट्स आपको पूछा था। तो ब्रेकिंग का जब आप करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेस में, तो क्या होता है, ईजियर। तो याद रखो एग्जामिनर, क्योंकि मैंने अपनी चेकिंग में देखा है कि एग्जामिनर इजी के वर्ड को रिजेक्ट कर देता है, पॉइंट आपका वेस्ट हो जाता है। ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, इसके 2 मार्क नहीं मिलेंगे, इसका 1 ही मार्क मिलेगा। स्मॉलर प्रॉब्लम्स आर इजियर टू टेस्ट एंड मेंटेन। अब ये अलग बात कर रहा है, इजियर टू टेस्ट पे चला गया। उसके बाद पहले से कहा समझना आसान है, फिर उसने कहा कोड करना, प्रोग्राम करना, टेस्ट करना आसान है। उसके बाद different team members या different programmers can be made responsible and you can take advantage of their expertise, can be solved, can be dealt with separately। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। एक और चीज आपसे कहूंगा, अगर आपको 3 पॉइंट्स आते, आपके ध्यान में 5 पॉइंट्स है, मांगे 3 है, तो आप भाई 5 लिख दो, आप 5 लिख दो। क्योंकि आप अगर 3 ही लिखोगे, आपको लग रहा है वो ठीक है। जब मेरे पास चेकिंग के लिए आता है, सपोज आपने 3 लिखे हैं, उसमें से 1 गलत लिखे बैठे हैं, आपको लग रहा था वो 3 ठीक है, अगर आपको 5 आते हैं, आप 5 लिख दें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड आई वुड गिव यू बेनिफिट ऑफ दोस दैट आर करेक्ट। जी आप कुछ कह रहे थे अम्मार साहब, अब मैंने आपको रोक दिया था। जी सर, वो इजियर टू डिबग भी तो लिख सकते हैं इसमें। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन इस वक्त बात कर रहा था ना डीकॉम्पोजिशन की, जब आप तोड़ते हैं तो सबसे पहले आप, बड़ी प्रॉब्लम अभी आपको मैंने दी है, डीबगिंग तो बहुत आगे की बात है, पहले तो आप उसको समझेंगे। आपको सीक्वेंस में अगर देखें तो एक प्रॉब्लम को जब आप तोड़ते हैं तो पहले आप उसको समझते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, यानी उसको कोड करते हैं या उसको प्रोग्राम करते हैं, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग में गलती आएगी तो मेंटेनेंस है, और ये डीबगिंग के बगैर होगी नहीं। ठीक है सर। तो सीक्वेंस नजर आना चाहिए आपकी चीजों में। सर हम इजियर के बजाय सिंपलर या एफिशिएंट लिख सकते हैं? और देखो, अंग्रेजी अगर आप लिख रहे हैं सिंपलर लिखें तो ठीक है। कुछ लोग गलत इंग्लिश लिखते हैं ना, तो चॉइस ऑफ अ नाउन, चॉइस ऑफ अ वर्ब आपकी सही होनी चाहिए। गॉट इट? जी सर। यहां कह रहा है प्रोसीजर लास्ट लाइंस will take the name of text file as a parameter। एक प्रोसीजर है लास्ट लाइन का, वो फाइल का नाम लेगा पैरामीटर के तौर पे, इनपुट आप करेंगे उसको, ये इसमें पैरामीटर जाएगा फाइल का नाम। आउटपुट लास्ट 3 लाइंस। इस फाइल में बहुत सारी लाइंस है, वो सारी नहीं चाहता है, वो सिर्फ चाहता है आखिर की 3 लाइन, ये वाली। इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द फाइल, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो फाइल में थी, यानी ये वाली पहले थी तो पहले आए, फिर इसके बाद वाली आए, फिर इसके बाद वाली आए। और वो साथ साथ कहता है लोकल वेरिएबल आप यूज करें, लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जेड। इन 3 वेरिएबल को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, यानी पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, 1 मार्क कट जाएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल अपनी मर्जी के यूज किए, जैसे कि ABC। जब एग्जामिनर वेरिएबल देता है तो आप उन्हीं को यूज करते हैं। You may assume that the file exists and contain at least 3 lines। उसने कहा यार आप अज्यूम कर लो कि 3 लाइन कम से कम है ऑलरेडी पहले से ही। अब इसके 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा
छोटा है दिखने में मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे बात हम अभी करते हैं बाद में, पहले थोड़ा लेंदी वाले को कर लेते हैं, ये आसान है। ये जो लेंदी वाला है इसने क्या किया है जरा देखते हैं, समझते हैं। बल्कि आपको फीडबैक देना चाहिए ना, जब आप कह रहे हैं लास्ट लाइन प्रोसीजर, लास्ट लाइन दिस लाइन स्प्रिंग और यहाँ पर एंड प्रोसीजर। देखो एग्जामिनर इस तरह मार्क करता है, अगर आपके पास पहली लाइन जो कि हेडर कहलाती है, आपने हेडर लिखा है, सही लिखा है, उसने कहा था पैरामीटर फाइल नेम का जाना चाहिए इसमें, आपने पैरामीटर डाल दिया और उसको एंड कर दिया, 1 मार्क मिल जाएगा इस बात का। फिर एग्जामिनर ने कहा था 3 वेरिएबल हैं, लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जेड, उसके अलावा एक एडिशनल वेरिएबल भी चाहिए होता है कि एक फाइल है उसके अंदर अभी आप यहाँ खड़े हुए थे, फिर आप उसके बाद वाली लाइन पे खड़े होंगे, फिर उसके बाद वाली लाइन पे खड़े होंगे, फिर उसके बाद वाली लाइन पे खड़े होंगे। तो जो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे जो आप आगे बढ़ेंगे, एक लाइन पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, जब आप इस लाइन पे होंगे, जरा आएंगे तो अब इसमें लास्ट 3 लाइन तो ये वाली है ना, ये वाली है। इस लाइन पे लिखा हुआ है ए, इस लाइन पे लिखा हुआ है बी, इस पे लिखा हुआ है सी। हमारे पास वेरिएबल है 3, लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जेड, ये वेरिएबल हमारे पास है। इसमें 10 लाइन भी है हमारे पास। जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो, जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो तो ये वाली लाइन आ जाए जिसपे ए लिखा हुआ है, वो इसके अंदर आ जाए। ये वाली लाइन के लिए हमारे पास लाइन वाई है, इसमें बी आ जाए, यानी यहां से फाइल से रीड करके उधर जाएगा और इसके अंदर सी आ जाएगा। तो पूछा भाई ये वाले वेरिएबल का क्या काम है? फिर ये वाले वेरिएबल का नाम है जिस लाइन पे आप खड़े होते हैं, पहले इस लाइन पे आएंगे चेक करेंगे, फिर इस लाइन पे आएंगे चेक करेंगे, फिर इस लाइन पे आएंगे चेक करेंगे, फिर इस लाइन पे आएंगे चेक करेंगे। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, हर करंट लाइन को हमें रिकॉर्ड करना होगा, तो वो हम दिस लाइन में लेके जाएंगे पहले, ठीक है। और कुछ ऐसा करें जो लाइन हम रीड कर रहे हैं वो हम दिस लाइन में डालें, फिर हम ये रीड करेंगे तो ये हम दिस लाइन में डाल देंगे, तो उससे पीछे वाली हम कहाँ डालेंगे? फिर उससे पीछे वाली जो अभी करंट लाइन है वो इधर आ जाएगी जेड में, और उससे पीछे वाली वाई में। और जब हम तीसरे पे खड़े होंगे तो दिस लाइन में पड़ा होगा, दिस लाइन जेड में आ जाएगी, उससे पीछे वाली वाई में, और उससे भी पीछे वाली एक्स में। बहरहाल भाई, तो वेरिएबल का काम मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 की हुई है क्योंकि हमें काउंट करना है रिकॉर्ड हैं कितने। ये मैंने लास्ट क्लास में जब फाइलिंग पढ़ा रहा था उस वक्त डिस्कस किया था ये सवाल आपसे, और अम्मार ने मुझे याद पड़ता है इसका फीडबैक दिया था। पहले हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, क्यों? अम्मार ने ये कहा था, मुझे याद पड़ता है कि सर पहले काउंट तो कर लें कि टोटल रिकॉर्ड हैं कितने फाइल में। हमें नहीं मालूम फाइल में रिकॉर्ड कितने, हम पहले काउंट कर लें कितने रिकॉर्ड है। तो एक लूप चलाएं वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल का। अब जिसको लूप चलाना आता है उसने ये 2 लाइनें लिखी हैं तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा, उसको अंदर का नहीं आता तो नहीं मिलेंगे नंबर। उसके बाद वो क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। रीड कर रहा है तो मतलब यहां से जो कुछ भी यहां लिखा हुआ है वो रीड करके लेकर आएगा। यहां पे कुछ लिख भी देते हैं ताकि पता हो लिखा क्या है इधर। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन 1, यहाँ लिखा हुआ है लाइन 2, यहाँ लिखा हुआ है लाइन 3, यहाँ लिखा हुआ है लाइन 4। सपोज यही लाइन है। अभी तो पहली बार आप लूप में आए, एंड ऑफ फाइल तो यहाँ आएगा, तो फिर अभी तो आप यहाँ खड़े। जब फाइल आप ओपन करते हैं, याद रहे, तो आपका कर्सर पहले रिकॉर्ड पे होता है। आपने कहा नॉट एंड ऑफ फाइल है, हाँ जी नॉट एंड ऑफ फाइल है, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा। जब लूप के अंदर आएगा तो यहाँ लिखा है रीड फाइल। रीड फाइल यानी इस फाइल को रीड करो, दिस फाइल, इसका नाम है दिस फाइल। दिस फाइल यानी पैरामीटर था, इसमें नाम स्टोर्ड है। दिस फाइल में जाओ और डेटा उठा के लाओ। ये वाला डेटा उठाएगा, या जो कुछ भी लिखा है उसको उठाएगा और उसको उठा के डाल देगा किसमें? दिस लाइन में। और साथ साथ करेगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। एक रिकॉर्ड रीड हो गया। इस तरह ये फिर ऊपर जाएगा और दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा तो इसमें से आ जाएगा, इसमें से ये वाली लाइन उठा के लाके यहाँ रखेगा तो पहला वाला डेटा इरेज हो जाएगा और दूसरा
इसमें आ जाएगा, इसमें लाइन 2 आ जाएगा। तो इसका काम सिर्फ इतना है रीड लाइन का, क्योंकि हमें कर्सर आगे बढ़ाना है। कर्सर आगे बढ़ाना है तो रीड तो करना पड़ेगा। जब रीड करते हैं तो डेटा उठ के आता है, तो वो यहाँ आके रिकॉर्ड हो रहा है, तो ठीक है, होने दो। हमारी काउंटिंग चल रही है, साथ साथ हमारी काउंटिंग चल रही है। अभी तक कितने रिकॉर्ड, ये पूरा लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद अब ये काउंट करके ले आया 1 2 3 4, इसका रिजल्ट आया 4। फिर ये कर रहा है क्लोज फाइल। जब फाइल क्लोज कर दी, इसका मतलब मेमोरी खाली हो गई। फिर दोबारा किया ओपन फाइल, तो इसका मतलब दोबारा से यही फाइल फिर से खुल गई है, ये फिर से खुल गई है मेमोरी में। दोबारा जब ओपन किया, किस मोड में, दोबारा से रीड मोड में ओपन किया। इसका मतलब जब आप ओपन करते हैं, क्योंकि आपने लूप चलाया था एंड ऑफ फाइल तक का, तो आप ऊपर से नीचे तक पहुंच गए थे, आप यहां खड़े हो गए थे आके। अब हमें कर्सर दोबारा ऊपर चाहिए, हमने काउंटिंग कर ली है, तो इसलिए हमने क्लोज किया, ये फाइल क्लोज हो गई। फिर हमने दोबारा ओपन किया, तो हमारी फाइल में कर्सर पहले रिकॉर्ड पे आ गया, हम यहां खड़े हो गए आके। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं 1 टू काउंट -3। काउंट कितना था 4, 4 - 3 का मतलब है ये लूप चलेगा सिर्फ एक मरतबा, 1 to 1, ये एक मरतबा लूप चलेगा। क्या किया इसने, रीड किया, रीड किया तो कर्सर पहले रिकॉर्ड पे आ गए, पहले रिकॉर्ड के कंटेंट उठा लिए, यानी ये वाला रिकॉर्ड रीड हो गया। एक मरतबा रीड हो गया तो आप 1 पे खड़े हो गए आके। अब इसने क्या किया, बड़ा आसान तरीके से इसने क्या किया, अब आप 1 पे खड़े थे, जब आपने पहली बार रीड किया था यहाँ लूप के अंदर, तो ये एक ही दफा लूप चला, फिर उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, बाहर आए, पहला रिकॉर्ड रीड हुआ था, आप यहाँ खड़े हुए थे। अब दोबारा से रीड कर रहे हैं तो एक्स में आ जाएगा रिकॉर्ड नंबर 2। हर मर्तबा जब रीड होता है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाता है। फिर ये रीड करेगा वाई को, तो ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर ये रीड करेगा वाई जेड को, तो ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आप देखें जो इसने -3 किया है ना, क्योंकि हमें लास्ट 3 रिकॉर्ड उठाने थे, इसलिए इसने -3 किया। और उसके बाद यहाँ के खड़ा हो गया था, तो फिर उसके बाद एक एक रिकॉर्ड को उठा के अलग अलग रीड कर लिया, और उसके बाद आउटपुट करा लिया सेम सीक्वेंस में एक्स वाई जी को, और फिर फाइल को कर दिया क्लोज। ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका भाई ये फाइल नेम का पैरामीटर था। तो यहां पर आए लास्ट लाइन दिस फाइल पैरामीटर स्ट्रिंग, तो आपको प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर जरूर लिखना। कुछ नहीं आता, अगर अंदर का नहीं आता कुछ भी, हेडर लिखोगे 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल, 1 मार्क इसका मिल जाएगा। फिर आपने फाइल ओपन की रीड मोड में, 1 मार्क इसका मिल जाएगा। अभी आपने वेरिएबल को कर लिया खाली ब्लैंक, लाइन वाई को जेड को भी ब्लैंक कर लिया, चाहे तो एक्स को भी कर लेते हैं, जब 2 को किया तीसरे को भी कर ही लेते हैं। एनीवेज, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, अभी फाइल का एंड नहीं हुआ है। हाँ जी, फाइल का एंड नहीं हुआ क्योंकि इसमें रिकॉर्ड है। इसमें रिकॉर्ड है लाइन 1, उसके बाद लाइन 2 दूसरा रिकॉर्ड, उसके बाद लाइन नंबर 3 तीसरा रिकॉर्ड, लाइन नंबर 4। अभी एंड नहीं हुआ है, तो यहां पर आया रीड फाइल। जब रीड फाइल करके लाएगा तो पहले रिकॉर्ड को लाएगा, इसको ला के रख देगा लाइन 1 के अंदर। अब ये क्या कर रहा है, इन जगह पर क्या हो रहा है, लाइन वाई के अंदर जो भी कुछ था उसको एक्स में डाल रहे हैं, जेड को वाई में डाल रहे हैं, और दिस लाइन को जेड में डाल रहे हैं। दिस लाइन वो लाइन थी जो अभी रीड हुई थी, तो जो अभी रीड हुई है वही लेटेस्ट है। जो लेटेस्ट है उसको जेड में डालेगा, जो सेकंड लास्ट है, ये लास्ट लाइन हो गई जो अभी रीड हुई है, और जो सेकंड लास्ट है वो यहां डालेगा, और जो थर्ड लास्ट है वो यहां डालेगा, ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। तो इसने सिर्फ असाइनमेंट की है, सीक्वेंसिंग की है। तो इस तरह लूप इसको दोबारा ऊपर लेके जाएगा। अभी देखो, अभी डायरेक्ट तो ये सब कुछ नहीं होगा ना। अभी तो आप रीड लाइन कर रहे थे, पहली लाइन रीड हुई है। जब पहली लाइन रीड हुई है, उसके बाद आगे बढ़ा तो कहता है लाइन एक्स में ले आओ लाइन वाई। लाइन एक्स क्या था, कुछ भी नहीं था उसमें, लाइन एक्स में। तो लाइन वाई में क्या था, ब्लैंक था, तो ये ब्लैंक की इधर आ गया, यानी इसमें कोटेशन मार्क थे, ये कोटेशन मार्क इधर चले गए। उसके बाद कहता है लाइन जेड, इसमें भी कोटेशन मार्क था जेड में, क्योंकि यहाँ जेड में कोटेशन मार्क था, तो ये कोटेशन मार्क वाई में आ जाएगा। उसके बाद कहता है दिस लाइन लेकर आओ, तो दिस लाइन में था लाइन 1, अभी हमने रीड करके डाला था लाइन 1, तो इसमें लाइन 1 पड़ा हुआ था, तो लाइन 1 जो है वो जेड में आ गया।
तो अभी तक एक ही लाइन रीड हुई है, वो कहाँ चली गई, जेड में, बाकी के वेरिएबल में भी ब्लैंक पड़ा हुआ है, और एंड वाइल ने इसको दोबारा ऊपर भेज दिया। दोबारा ऊपर आने के बाद अब ये कह रहा है दूसरी लाइन रीड करो। दूसरी लाइन जब ये रीड करेगा तो इसमें आ जाएगा लाइन नंबर 2, यानी ये वाली लाइन रीड कर लेगा, क्योंकि हर मर्तबा मैंने बताया जब भी रीड लाइन होगा ये आगे बढ़ेगा। तो इसने दूसरा रिकॉर्ड रीड कर लिया। जब दूसरा रिकॉर्ड रीड किया तो कह रहा है लाइन 1 में, लाइन वाई के अंदर जो कुछ भी है उसको एक्स में डालो। तो वाई में तो कुछ था ही नहीं, वाई ब्लैंक था, तो एक्स में डाल देगा ब्लैंक। लाइन जेड में क्या था, हाँ जेड में था, जेड में क्या था बताइए, जेड में था लाइन 1, जेड में था लाइन नंबर 1। तो 1 को इसने डाल दिया किसमें, वाई में। अब अगर मैं इसको ऑल क्लियरली आपके सामने लिखूं तो जेड में पड़ा हुआ था लाइन 1, तो ये आ गया लाइन 1 इसमें वाई में, और दिस लाइन में पड़ा हुआ था क्या, लाइन 2, वो ये अभी रीड किया था हमने। लाइन 2 को उठा के लाइन जेड में डाल देगा। तो आप देखें जेड में वो पड़ा हुआ है जो लेटेस्ट अभी रीड हुआ है, समझ रहे हैं? तो खुद ही पीछे पुश करता जाएगा, ये पीछे पुश करने के लिए जिसको रीड करेगा, जिसको लेटेस्ट रीड करेगा। अब मैं एक को क्लियरली बताता हूं, ये रीड करता जाएगा, एडजस्टमेंट करता जाएगा। मानो अगर जब आप यहां तक पहुंचेंगे रीड करते करते, तो जो लेटेस्ट रीड होगी वो ये वाली लाइन होगी, तो ये यहां डाल देगा, दिस लाइन लाइन सेट में। इससे पहले वाली लाइन जो है वो यहां डाल देगा वाई में, और उससे पहले वाली डाल देगा इधर एक्स में। ये स्वैपिंग नहीं हो रही है, ये स्वैपिंग नहीं है। अगर आपने बोला स्वैपिंग, स्वैपिंग हमेशा दो चीजों के दरमियान होती है। जैसे मैं बोलूं स्वैप ए कॉमा बी, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 5, स्वैप कर दो तो 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। ये स्वैपिंग नहीं है, ये सीक्वेंसिंग हो रही है, मेंटेनिंग द सीक्वेंस ऑफ द फाइल, कीपिंग द डेटा इन द सेम फॉर्म। फिर आगे क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया मतलब ये फाइल क्लोज हो जाएगी और फिर आउटपुट एक्स वाई जी कर देगा। यहां तक बात समझ आई आप लोगों के? जी सर। ये वाला सॉल्यूशन मुश्किल था, इसका ये वाला पार्ट मुश्किल था। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो समझ लो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा डेटा। ये वाला बहुत आसान तरीका था, ठीक है। अभी तक हमने सॉल्व किए भैया कितने सवाल, सिर्फ 4 सवाल, और इसकी हमें और एपिसोड बनानी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले ये वाला सवाल खत्म करते हैं अभी। चलो भैया आप बताओ ये क्या सवाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको भी तो टेस्ट करूँ ना। अगर मॉक लूंगा तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। एल्गोरिथम इन पार्ट ए इज टू बी अमेंडेड, पार्ट ए को अमेंड करो, यानी पार्ट ए जो ऊपर वाला प्रोग्राम था अब इसमें तब्दीली चाहता है एग्जामिनर, इसमें तब्दीली चाहता है, इस वाले प्रोग्राम में क्या तब्दीली चाहता है वो, द कॉलिंग प्रोग्राम। कॉलिंग प्रोग्राम कौन सा था, कॉलिंग प्रोग्राम ये जिसको आप प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, जिसको आप प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं वो कॉलिंग प्रोग्राम, और जो कॉल करता है उसको कहते हैं कॉल्ड प्रोग्राम, जो कॉलर प्रोग्राम कहते हैं। कॉलर वो जो इसको कॉल कर रहा है, कॉलर प्रोग्राम वो होता है जो इसको कॉल करे, इसको कहते हैं कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम इज टू बी कॉल्ड, द कॉल्ड प्रोग्राम। एनीवेज आगे बढ़े तो कहता है द कॉलिंग प्रोग्राम विल पास द नंबर ऑफ लाइन। यहां से कॉल हुआ है, जहां से कॉल हुआ है वो प्रोसीजर को कॉल करेगा, ये प्रोसीजर है, ये कॉलिंग प्रोग्राम, ये कॉलिंग प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम ने पास किया एक पैरामीटर, पास क्या करेगा वो, नंबर ऑफ लाइंस टू बी आउटपुट, कि कितनी लाइंस आउटपुट करनी है, ये पास होगा, एज वेल एज द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल का नाम भी पास होगा। द नंबर ऑफ लाइन कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 30, जितनी लाइन आपने पास करनी है वो 1 से 30 के दरमियान कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द फाइल कंटेन्स एट लीस्ट 3 नंबर ऑफ लाइंस पास, 3 लाइंस जो है इसमें पास होंगे। आउटलाइन द 3 चेंजेस दैट वुड बी नीडेड। आपको सवाल की समझ आई है, जरा समझाएं। जी सर, इसमें जो है इसमें बेसिकली उसने कहा कि आप अब वो जो आपका प्रोसीजर था उसी को आप अमेंड करें, यानी कि उसमें चेंजेस करें कि अब वो जो है वो फाइल का नाम भी ले इनपुट में, और जो है कितनी जो लाइंस हैं, यानी कि अब वो जो पहले लास्ट 3 था, अब जो है उन्होंने कर दिया कि आप उसमें लाइंस भी इनपुट करें कि वो कितनी लाइंस को जो है वो आउटपुट करेगा। ठीक है। तो ऐसे में आपको प्रोग्राम लिख के नहीं दिखाना, बस खाली आउटलाइन 3 चेंजेस दैट वुड बी नीडेड, तो आप सिर्फ अंग्रेजी में बता दें कि आप क्या चेंजेस करेंगे।
तो सर सबसे पहले तो हम प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स ऐड कर देंगे। एक तो जो है वो वाला आ जाएगा फाइल नेम का, हाँ और एक दूसरे में जो है हम लाइंस ले लेंगे, टोटल लाइंस। ठीक है, फाइल नेम अगर आपने डाल दिया यहाँ पर तो फाइल नेम तो ऑलरेडी है, दिस फाइल है। आप ये कह रहे हैं पैरामीटर और एक बढ़ाऊं या दो बढ़ाऊं? एक बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हमें सिर्फ लाइन, टोटल लाइंस का लेना है। बस रुक जाओ, तुमने कहा एक बढ़ाएंगे, सना क्या कहती है? एहसन अरीब क्या कहते हैं? जी सर जी फाइल बोल। नेम का ही पड़ेगा वेरिएबल। अच्छा ठीक है, अरीब और एहसन क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी, गलत बोले मसला नहीं है, बोल दें बस। सर एक बार वापस समझा दीजिए, इससे क्वेश्चन में पूछा क्या है? अबे यार, वो पुराना वाला जो सवाल था ना भैया, उसमें थी फाइल और उसमें आखिर के 3 रिकॉर्ड आ रहे थे सिर्फ आउटपुट। अब वो बोल रहा है भाई फाइल में से नंबर ऑफ लाइंस आ सकती हैं, वैसे टोटल लाइंस जो है, जब आप जो भी चाहिए आपको, उसकी जो रेंज ऑफ लाइंस है 1 से 30 है, इनके दरमियान की कोई सी भी लाइंस आप प्रिंट करा लें, वो आपकी मर्जी है। तो इसके लिए क्या हेडर में चेंजेस करेंगे? तो अम्मार ने कहा कि हमें फाइल का नाम बताना है और हमें ये बताना है कितनी लाइंस प्रिंट करनी है। आप क्या कहते हैं? सर यही सही है कि हम फाइल का नाम बताएंगे और फिर उसके दौरान जो भी फाइल्स जो भी लाइंस प्रिंट करवानी है उसके लिए एक वेरिएबल रख लेंगे। एक वेरिएबल रखना काफी नहीं होगा, क्यों कि एग्जामिनर को चाहिए नंबर ऑफ लाइन, आखिर की 3 नहीं चाहिए, कोई सी भी चाहिए। एक टोटल लाइंस जो है हमारी मान लो 1 से 30 के दरमियान है। अब मुझे जो भी लाइंस चाहिए तो मुझे बताना पड़ेगा ना भाई कहाँ से कहाँ तक, तो मुझे बतानी पड़ेगी। सही। मुझे बताना पड़ेगा स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट एंड एंड बताना पड़ेगा ना। स्टार्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी और एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू बतानी पड़ेगी और एंडिंग वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला 5 से शुरू करो और 7 तक चले जाओ, या मैं बोलूं 11 से शुरू करो 17 तक चले जाओ। फाइल का नाम तो पैरामीटर होगा, उसके साथ साथ ये 2 और पैरामीटर होने चाहिए। तो हमारा मतलब ये कि हेडर चेंज होगा, हेडर चेंज होगा। अब हमें ये वेरिएबल की जरूरत नहीं है, लाइन एक्स वाई जेड की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मैं एक फॉर का लूप चलाऊं, पहले तो मैंने काउंट कर लूं कितने रिकॉर्ड है। काउंटिंग का तरीका आपको मैंने सिखा दिया पीछे वाले में। जब ये वाला लूप चलेगा कहां से कहां तक प्रिंटिंग करनी है, तब 7 से 17 तक करनी है, तो उस वक्त मैं आई की वैल्यू लगाऊंगा 7 से 17 तक। नेक्स्ट। या सर आप आई के बजाय आई इज इक्वल टू वो भी तो कर सकते हैं, स्टार्टिंग पहले वैल्यू टू एंडिंग देखो वैल्यू। देखो पहले तो लगाऊंगा आई की वैल्यू 1 से लेकर जो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू जो है, स्टार्टिंग वैल्यू में से -1 करूंगा, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है अगर 7 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू -1 यानी 6 तक, 1 से लेके 6 तक का लूप चलाऊं। वो मुझे आउटपुट नहीं करने हैं, रिकॉर्ड आउटपुट नहीं करने हैं, तो सिर्फ रीड करता जाऊं, बस रीड करता जाऊं तो ये ऊपर के 6 रिकॉर्ड रीड कर लेगा। 6 रिकॉर्ड रीड करने के बाद फिर मुझे आगे प्रिंटिंग करनी है, तो यहां पर 7 से 17 जाऊं और रीड करूं और आउटपुट करूं। रीडिंग करने का तरीका वो प्रॉपर तरीका मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं आपको। तो हमने क्या किया, हमने एक नया लूप इंट्रोड्यूस कराया। तो हमें अपने आंसर में लिखना पड़ेगा भाई एक नया लूप यूज करो। वो जो वेरिएबल थे वो तो उस वक्त चाहिए थे XYZ जब हमें सीक्वेंसिंग करनी थी, अब तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू तक जाना है। तो ये आपको अंग्रेजी में बताना है करके कि आपने प्रोसीजर का हेडर चेंज करना है। लॉजिक बहुत सारी हो सकती है, आपने प्रोसीजर का हेडर चेंज करना है और आपको ये वाले वेरिएबल नहीं चाहिए XYZ। शफलिंग मैकेनिज्म, अमेंड द शफलिंग मैकेनिज्म, ये शफलिंग मैकेनिज्म अमेंड कर दें, तब्दील कर दें, ये नहीं चाहिए। न्यू पैरामीटर टू डिफाइन द फर्स्ट लाइन, आपको एक पैरामीटर चाहिए जिससे पता लगेगा पहली लाइन कौन सी प्रिंट होनी है और कहां तक लूप चलेगा। एडिशनल लूप इज नीडेड, वो पॉइंट इसमें मिसिंग है, आप डाल दें एडिशनल लूप इज नीडेड दैट विल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन विल गो टिल द लास्ट लाइन, और फिर आउटपुट कर देंगे। इनसाइड द लूप आपको रीड करना है एंड आउटपुट करना है। तो इससे बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं। अब बात समझ आ गई? जी जी सर। जी जी सर। सर।
चलो भाई, ये कहानी लंबी है, अब मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ बात को। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप जब तक कि आपके पास बहुत सारे पास पेपर के वीडियो है, मेरे यूट्यूब वाले चैनल पे भी बहुत हैं और मेरी ड्राइव पे भी बहुत हैं। जो ड्राइव पे नहीं मिलेगा वो यूट्यूब पे चैनल पे मिलेगा, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ इस वक्त आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं पेपर की कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए थे। मैंने कौन सा पेपर, पेपर 2 का वेरिएंट कौन सा था भाई? है पेपर 2 है। हम लोग ये कर रहे हैं, ये वाला पेपर हम कर रहे हैं और हमने इसको फिनिश किया है टिल क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करना है हमने। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, क्वेश्चन 5 से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 forward. And this message is to be forwarded to SN and Sana as well. उसके बाद इसका 22 का पेपर 2 जो है वो आपको मिलना भी चाहिए। 22 का पेपर 2 ये वाला है। यही है, हाँ जी यही है। और ये जितने भी पेपर हैं मैं आपको सारे ही भेज देता हूँ एक साथ, बस जो रेफरेंस होगा आप खुद निकाल लिया करें। वैसे मैंने पता नहीं पहले भी भेजे थे कि नहीं भेजे थे, ड्राइव पे भी पड़े हुए हैं। जहां तक आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ मैंने कोशिश पूरी की है, हर एक चीज आपको फॉरवर्ड करता रहा हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप कोशिश करना इस पेपर को अभी खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां तक हमने छोड़ा है उससे आगे के सवालात पढ़ो। अगर आपको समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ गए तो नेक्स्ट क्लास में मेरी रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट होनी है, वहीं से जज काम थोड़ा था। बात समझ आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। चले यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।